हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज़ द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से ही सभी सेशन से जुड़ जाइएगा, साथ ही सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा कि भाई वह सभी भी क्लास से यहाँ पर जुड़ जाए। इसके साथ ही हम लोग जल्दी से फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं आज आप लोगों को नहीं करा पाऊंगी, बट मैं जो ये मेन हेडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर कर ली है। थोड़ा सा टाइम को लेकर के आज है, और जो कि आप सभी जानते ही हैं आज थोड़ा सा फेस्टिवल है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को जल्दी फ्री कर दूंगी। तो स्टार्ट करें भाई, जल्दी से एक बार बता दीजिए सभी के सभी कमेंट्स करके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एज यूजुअल डेली की तरह हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ द डे, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स है उनको भी कवर करेंगे, नेशनल लेवल के भी, स्पोर्ट की न्यूज़ भी कवर करेंगे, स्टैटिक फैक्ट, हिस्ट्री ऑफ द डे, रिवीजन, ये सभी की सभी चीज़ें हम लोग करेंगे। बट आज शायद कुछ टॉपिक्स में आपको लैक मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट कर ले हम लोग। चलिए सो सबसे पहला है यहाँ पर पॉइंट है कि भाई अभी द इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिप्लॉयड इट्स 3S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन अलोंग बॉर्डर विद द चाइना एंड पाकिस्तान। अब भाई बात करेंगे कि हमारे जो कि स्क्वाड्रॉन्स हैं इनको क्यों यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो आप देखो, जानते हैं आप सभी इस बात को कि चाइना के साथ में जो हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं एंड पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर अक्सर कुछ ना कुछ हमें हरकतें देखने के लिए मिलती हैं, और इस जगह हमें अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर जो कि स्क्वाड्रॉन्स है इन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। अब भाई ये आए कहाँ से, ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं कि ये आए कहाँ से। तो देखिए ये बात है कुछ 2017 से 17 से नहीं 18 की बात है, 2018 से 19 की बात है कि हमने 5 स्क्वाड्रॉन्स को लेकर के डील की थी, और ये डील हमने की थी रशिया के साथ में। ठीक है, हमने रशिया के साथ में ये डील की थी कि भाई हमें 5 स्क्वाड्रॉन्स यहाँ पर चाहिए। अब ये डील कितने में हुई थी, लगभग 35,000 करोड़ में यह डील हमारी हुई थी, याद रखिएगा, जिसमें कि 3 तो यह हमें दे चुके हैं जो कि हमने तैनात भी कर दी हैं, बट बाकी जो हमारे 2 रह गए हैं वो अभी आने बाकी हैं। अब ये डिले क्यों हो रहे हैं, आप जानते हैं अभी हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, जो कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच चल रहा है, यूक्रेन के बीच यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इस वजह से जो हमारे स्क्वाड्रॉन्स हैं इनको आने में देरी हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्क्वाड्रॉन्स जो कि है यह क्या है। तो भाई ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, यह लॉन्ग रेंज की मिसाइल के लिए जाने जाते हैं। अभी इनकी रेंज तो ऑफिशियल रूप से हमारे सामने नहीं आई है, बट ये याद रखिएगा कि यह लॉन्ग रेंज की मिसाइल के लिए जाने जाते हैं, जो कि यह सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार सकने में यह सक्षम है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड यह लॉन्ग रेंज की मिसाइल के लिए यहाँ पर जानी जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हमने रशिया से इन्हें खरीदा था, अभी हमारे पास 3 आए हैं, 2 बाकी हैं। कितने रुपए की यहाँ पर डील रही थी, कब यह डील हुई थी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर अगर हम रशिया की बात कर लें, अकॉर्डिंग टू एरिया यह लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर एरिया वाइज, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ की अगर हम कैपिटल की बात कर ले तो आप सभी जानते हैं कि भाई मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। इसके साथ ही आपको बताना है कि यहाँ की करेंसी क्या है, जरा करेंसी, तो यहाँ की करेंसी क्या है, रूबल, ठीक है, याद रखिएगा, रूबल यहाँ की करेंसी है। और हाँ, यहाँ की जो संसद है ना, पार्लियामेंट है, यहाँ की जो कि पार्लियामेंट है, इसे क्या कहा जाता है, इसे यहाँ पर ड्यूमा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट कि भाई एज पर अ रिसेंट स्टडी विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट इन द कंट्री। किस राज्य में हमें कैंसर से अधिक घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं, ये आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है। चलिए कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, गुजरात है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, ये अभी की ही न्यूज़ है। इसके साथ ही कैंसर की बात कर लेते हैं। सो स्टडी ऑफ कैंसर
स्टडी ऑफ कैंसर की अगर बात की जाए सो यह ओंकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंसर डे मनाया जाता है 4 फ़रवरी को, 4 फरवरी को मनाया जाता है। एंड ये याद रखिएगा कि यह मिजोरम राज्य है जो कि भारत में सेकंड लिस्ट पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर जाना जाता है, सेकंड लिस्ट पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। बट भाई सेकंड नंबर पर यह हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखता है, लिटरेसी रेट रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। फॉरेस्ट के मामले की बात करें सो यहाँ पर 85% यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। भारत में सबसे डेंस फॉरेस्ट कवर एरिया है मिजोरम राज्य का, ठीक है, क्लियर। एंड मिजोरम राज्य के अगर हम बॉर्डर की बात करें तो देश 2 देशों के साथ में यह अपने बॉर्डर को शेयर करता है, जिसमें कि यह म्यांमार देश के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड यह बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर रखता है। तो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि कंट्री से यह रखता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा यहाँ पे कि भाई हॉस्टाइल इक्विटी वॉच कर्नेल प्रणाली किस राज्य से यहाँ पर संबंधित है, आंसर कीजिएगा। ये जो यहाँ पर ये जो प्रणाली है ना, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी वॉच। इसमें क्या है कि भाई जो कि वन्य जीव हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने इसे यहाँ पर सिस्टम को शुरू किया है ताकि यह इनकी देखरेख कर सके, देखरेख यानी कि मॉनिटरिंग कर सके। इसके साथ ही इनकी हेल्थ को लेकर के भी यह चीज़ों को कवर कर सकें। और यह कौन सा राज्य है, तो यह है केरल राज्य का। केरल राज्य का जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसने इसे शुरू किया है। केरल राज्य की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पढ़े लिखे राज्यों में यह आता है। सबसे पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि भाई यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, जो कि यहाँ का लिटरेसी रेट है सबसे हाई है, 94% का लिटरेसी रेट इसका रहा है। इसके साथ ही लिटरेसी रेट ही नहीं बल्कि सेक्स रेशो में भी यह सबसे टॉप पर है। अभी हाल ही में अपने चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर केरल ब्लास्ट अभी हुआ था चर्च में। अच्छा, एक चीज़, अभी संडे के दिन ही हुआ था। एक चीज़ और, केरल राज्य की आप जानते हैं भाई ये जाना जाता है अपने बोटिंग के लिए, ठीक है, अपनी बोटिंग के लिए यह जाना जाता है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट लेक भी है, लॉन्गेस्ट लेक जो कि कौन सी है, वेम्बनाड है एंड यह है 96 किलोमीटर यह लंबी है। अब क्या हुआ कि भाई जो बोटिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अक्सर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है। तो भारत में एकमात्र केरल राज्य ऐसी जगह है जो कि समुद्र लेवल से सबसे कम ऊंचाई पर है, समझ रहे हैं। यानी कि होता है ना, सी लेवल से हम लोग हाइट मापते हैं, तो सभी राज्यों की सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाइट है, लेकिन सबसे मिनिमम पॉइंट जो आता है सबसे कम ऊंचाई वाला, वो केरल राज्य का ही है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड यहाँ का ओणम फेस्टिवल सबसे मेन फेस्टिवल है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर फसल के लिए लोग मनाते हैं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, आंसर कीजिएगा। 2023 से 24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार किस प्रमुख फसल के उत्पाद में हमें गिरावट का अनुमान लगाया गया है। और ये जो गिरावट है यह है काफ़ी कम, 3.76% की गिरावट देखी गई है। बताएंगे कि यह कौन सी फसल है, इतनी गिरावट यहाँ पर देखी गई है और ये कौन सी फसल है, 3.79। चलिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइस की फसल में। और हाँ ये देखिएगा 106, ये जो 3.76% है ना, यह 106 मिलियन टन की संख्या है। इतनी गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। अब राइस की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि राइस जो कि है यह हमारे यहाँ पर खरीफ की क्रॉप के लिए जानी जाती है। भाई खरीफ की क्रॉप क्या है, खरीफ की क्रॉप जानी जाती है मॉनसून क्रॉप के लिए, जो कि जनरली यह जुलाई से अक्टूबर के महीने के लिए लगाई जाती है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि ज्वार हुआ, ठीक है, जैसे कि ज्वार हुआ, मक्का हुआ, यहाँ पर हम देख चुके हैं, क्या हो जाएगा, चावल हुआ, ठीक है। ये कैसी हैं, यह इसकी मुख्य फसलें हैं, जैसे कि बाजरा हुआ, ये सभी।
etc, ये सभी इसकी मुख्य फसलों के लिए जानी जाती हैं। बाकी सीजन को 3 क्रॉप्स में डिवाइड किया जाता है। खरीफ की फसल का बता चुकी हूँ। एक है रबी की फसल, रबी क्रॉप, ये आपकी लगाई जाती है अक्टूबर से अप्रैल के टाइम के लिए, ठीक है। इसके साथ ही जायद की फसल है। जायद की फसल जो कि है ये कब से कब तक लगाई जाती है? जायद की जो फसल है भाई ये आपकी लगाई जाती है सबसे कम समय के लिए। यह मार्च से मई के समय के लिए यानी कि जून तक के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। सबसे कम समय के लिए यह फसल लगाई जाती है। राइस की बात कर लेते हैं। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है भारत के किस राज्य में हो रहा है? मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है पश्चिम बंगाल। और अगर हम कंट्री की बात करें कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो फर्स्ट नंबर पर है चाइना एंड सेकेंड नंबर पर है हम यानी कि भारत, राइस के प्रोडक्शन के मामले में। चलिए आगे आ जाते हैं द नेक्स्ट। चलिए भाई यहाँ पर चर्चाओं में है बन्नी फेस्टिवल। क्या आपने सुना है बन्नी फेस्टिवल के बारे में? जरा बताइए बन्नी फेस्टिवल, चलिए बताएंगे। यहाँ पर आंसर कीजिएगा बन्नी फेस्टिवल। चलिए मैं ही बता देती हूँ, बन्नी त्योहार। क्या हो जाएगा? बन्नी त्योहार। बन्नी त्योहार की बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये ना दशहरे के टाइम पर मनाया जाता है, दशहरे के समय पर मनाया जाता है, जिसका मतलब होता है राक्षसों का त्योहार। राक्षसों का त्योहार इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में यह मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो कि देवगारा, क्या हो जाएगा? यहाँ का एक टेम्पल है जिसका नाम है देवारा गुट्टा टेम्पल। देवारा गुट्टा टेम्पल, देवारा गुट्टा टेम्पल है। और ये कहाँ पर है? इसकी जो लोकेशन है यह केरल के कुर्नूल में है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है इस दशहरे को, जिसे कि बन्नी फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। और आधी रात में मतलब कि मिडनाइट में इसका आयोजन किया जाता है इस फेस्टिवल का। हमारे यहाँ पे क्या होता है? दिन छिपा लगा दो रावण में आग, ऐसा होता है। मैंने भी इस बार दशहरे के समय देखती हूँ, मेरे घर के पास में ही होता है, तो लगा दो रावण में आग, दिन छिप गया है। तो यहाँ पे क्या है कि मिडनाइट में लोग इस त्योहार को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें मलामा और मल्लेश्वरी, क्या हो जाएगा? मलामा एंड मल्लेश्वरी, मल्लेश्वरी की जो प्रतिमा होती हैं वो बना करके निकाली जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? देखिए मलामा यहाँ पर माता पार्वती जी को कहा जाता है, मल्लेश्वरी, मल्लेश्वरी कहा जाता है भगवान शिव जी को, ठीक है। एंड इनकी प्रतिमा होती है, झांकियाँ निकाली जाती हैं, सो इनकी प्रतिमा दशहरे के दिन यहाँ पर निकाली जाती है। आगे आ जाते हैं, नाम अच्छा है, न्यूज़ में है, याद रखिएगा फेस्टिवल को। द नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, यानी कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है इसकी स्थापना एज अ नेशनल पार्क के रूप में कब हुई थी ये आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई थी नेशनल पार्क के रूप में पहले, बाद में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो आपको आंसर करके बताना है कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। चलिए ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आपका आंसर जो कि है ये हमारा जाएगा। चलिए जिम कॉर्बेट, हाँ बिल्कुल, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको हम लोग डिस्कस किए लेते हैं राजाजी नेशनल पार्क को, ठीक है। चलिए सो बात कर लेते हैं, यह है 1983 में इसे एज अ नेशनल पार्क के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में इसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है यह है शिवालिक, यह है शिवालिक जो कि रेंज है। ये शिवालिक रेंज क्या है? यह माउंटेन की फुट हिल्स के लिए जानी जाती है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ऑफ हिमालयास के लिए यह जानी जाती है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? फुट हिल्स ऑफ हिमालयास के लिए यह जानी जाती है। और यह 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसका जो एरिया है ना, यह कितना है यहाँ पे, ये क्या हो गया,
चलिए, इसका जो एरिया है कितना है, लगभग 820 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। और भाई यह है हरिद्वार में, इसका जो कि एरिया आता है हरिद्वार में आता है। हरिद्वार के साथ साथ में इसका देहरादून हुआ और पूरी गढ़वाल का एरिया हुआ, पूरी गढ़वाल का एरिया हुआ एंड देहरादून, ठीक है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। अब भाई इसके नाम से आपको क्या समझ में आता है, राजाजी, ये नाम किसके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया था, सी राजा गोपालाचार्य, बल्कि चारी, सी राजगोपालाचारी, इनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे फ्रीडम फाइटर में से यह एक रहे हैं। इवन यह भारत के लास्ट गवर्नर जनरल है ना, एंड इंडिपेंडेंस इंडिया के यह 2nd नंबर के गवर्नर जनरल यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। गांधी जी के समधी रहे हैं, सॉरी दामाद नहीं, गांधी जी के ये समधी रहे हैं सी राजगोपालाचारी। एंड सबसे पहली बार जो कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उनमें से एक रहे हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये चीज़ इनके बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी जो राजाजी नेशनल पार्क रहा है, इसे इस्टेब्लिश 1983 में किया गया था एंड 2015 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और हाँ, ये उत्तराखंड का 2nd टाइगर रिजर्व रहा है, ठीक है। जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था तो यह उत्तराखंड का 2nd नंबर का टाइगर रिजर्व यहाँ पर रहा है, ये चीज़ याद रखेंगे आप सभी। अब इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो भारत में इसके प्रोटेक्शन के लिए 1973 में एक्ट लाया गया था, जिसके तहत में सबसे पहला जो कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था, यह जिम कॉर्बेट को बनाया गया था, जो कि भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है, जिसे कि 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से बसाया गया था, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। यही सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो कि है भारत में बना था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ ही ग्लोबल टाइगर्स डे जो मनाया जाता है, यह 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। इसके साथ ही टाइगर्स की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे टाइगर्स की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। कमेंट करके बताना मध्य प्रदेश में कितनी है। और इसे स्टेट ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है, स्टेट ऑफ टाइगर्स भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं वर्ल्ड में बात करूँ तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वह भारत में ही है। भारत में 80% टाइगर्स की पॉपुलेशन है। 2nd नंबर पर आता है टाइगर की पॉपुलेशन के मामले में रशिया, बट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा भारत में ही इसकी पॉपुलेशन है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। द नेक्स्ट है यहाँ पर जो कि है भाई कि अबुआ आवास योजना के बारे में आपको बताना है कि यह किस राज्य से यह संबंधित रही है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, चलिए, किस राज्य से यह संबंधित यहाँ पर रही है, ये आप लोगों को आंसर करते हुए बताना है। चलिए, इस योजना के तहत में 8 लाख घरों को बनाने का टारगेट रखा गया है। और ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है या वह नहीं बना पा रहे हैं घर, तो उनके लिए यह मदद मुहैया कराई जाएगी। बताएंगे इसके लिए जो बजट रखा गया है यह कुछ 16,320 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। और यह है झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसकी घोषणा यहाँ पर की गई है। अब ये जो योजना है ना, ये 3 फेज में चलाई जाएगी, 3 फेज यानी कि 3 चरण में चलाई जाएगी, जिसमें कि जो कि फर्स्ट फिस्कल ईयर रहेगा जो कि अभी चल रहा है, इसमें 2 लाख घरों को बनवाया जाएगा, 2 लाख घरों को यह बनवाएंगे। 2nd फिस्कल ईयर जो आएगा 2024 से 2025 वाला, इसमें 3.5 लाख घरों को यह बनवाएंगे। कितने, यहाँ पर 3.5 लाख घरों को यह बनवाएंगे। देन इसके बाद जो कि 3rd नंबर का फिस्कल ईयर यहाँ पर रहेगा, इसमें यह 2.5 लाख घरों को बनवाएंगे। इस तरह से यह
अपना 3 चरणों में इस स्कीम को पूरा करेंगे। तो याद रखिएगा कि भाई इसे झारखंड राज्य के द्वारा चलाया गया है। आगे आ जाते हैं। द नेक्स्ट है कि भाई फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट ने 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन किया। उचित वेतन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया? अभी क्या हुआ है कि भारत में जो कि 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो भाई ये अपने गिग वर्कर्स को यहाँ पर कैसे इनकी परफॉर्मेंस है अपने गिग वर्कर्स के साथ में, एंड जो उन्हें मतलब सैलरी वगैरह देते हैं, जो उन्हें चीज़ें अपना मुहैया कराते हैं, तो इसमें कौन सा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म में से फर्स्ट नंबर पर है, ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। यह है बिग बास्केट। क्या हो जाएगा? बिग बास्केट। सबसे पहले बिग बास्केट की ही बात कर लेते हैं। सो भाई टाटा ग्रुप के द्वारा, टाटा ग्रुप का इसमें 68% यहाँ पर शेयर्स है। यह ग्रोसरी डिलीवरी के लिए जाना जाता है। इसका जो फॉर्मेशन है 2011 में यहाँ पर हुआ है। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, सो भाई बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें बिग बास्केट के बारे में। अगर मैं बात करूँ सबसे खराब परफॉर्मेंस जो की है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे खराब प्रदर्शन जो की है, ये किसका रहा है? तो ये फर्स्ट नंबर पर है ओला। सेकंड नंबर पर है यहाँ पर सेकंड नंबर पर पोर्टर्स करके है, तो उसका नाम है सेकंड नंबर पर पोर्टर्स। ठीक है। थर्ड नंबर पर है यहाँ पर उबर। इनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है अपने गिग वर्कर्स के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देन नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। तो ये अपने कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। आज की मैंने कुछ न्यूज़ जो हैं भाई वो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ इसलिए थोड़ा सा कम रखी हैं, एंड बाकी के कुछ पॉइंट्स हमारे बच जाते हैं। सो डोंट वरी, वो मैं कल अपनी क्लास में कवर करा दूंगी, तो आप लोग परेशान मत होना, हम लोग बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। आज 1 नवंबर है। मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट अक्टूबर के डेज यहाँ पर रिवाइज कराऊंगी। देखिएगा 1 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। इस दिन इंटरनेशनल, आपको दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए देखिएगा यहाँ पर 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली यानी कि बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, एंड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इनकी ही जयंती के उपलक्ष्य में, एंड वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, एंड 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। द नेक्स्ट है 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, वर्ल्ड स्माइल डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एंड नेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। वहीं 12 अक्टूबर को वर्ल्ड क्या हो जाएगा, वर्ल्ड आर्टिस्ट यानी कि गठिया दिवस मनाया जाता है, एंड वर्ल्ड साइट डे भी मनाया जाता है, विश्व दृष्टि दिवस। वहीं 13 अक्टूबर को यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन एंड वर्ल्ड एग डे। 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। मैंने ऑल इंपॉर्टेंट डेज को कवर किया है। जब तक आप इनको बार बार रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको ये अच्छे से लर्न नहीं होंगे। सो मैंने यहाँ पे डेज आपके लिए रखे हैं। 15 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन, एंड वर्ल्ड वाइट कैन डे, एंड प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लूज रिमेम्बरेंस डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 को वर्ल्ड फूड डे एंड वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है डे। इंटरनेशनल पॉवर्टी रिडक्शन डे यानी कि उन्मूलन दिवस गरीबी के लिए। 20 अक्टूबर को नेशनल सोलिडरिटी डे एंड वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। मार्टियर्स डे 21 अक्टूबर। 22 यानी कि 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टडिंग अवेयरनेस डे यानी कि हकलाना जागरूकता दिवस, कि भाई ये एक नेचुरली हैबिट है, इसमें लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे एंड आईटीबीपी राइजिंग यानी इनका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। 27 अक्टूबर वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ठीक है, मैंने 23 अक्टूबर से क्लास करना स्टार्ट कर दिया था करंट अफेयर की, एंड ये सभी इंपॉर्टेंट डेज मैं क्लास में भी कवर करा चुकी हूँ।
27 को आपका वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो ब्रेन स्ट्रोक रहता है, एंड 13 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे यानी कि बचत दिवस, एंड 31 को एकता दिवस एंड हैलोइन डे मनाया जाता है। बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं वो मैं आपको कल कवर करा चुकी हूँ, कल का सेशन देख लीजिएगा। एंड रेगुलर बने रहिए, ठीक है, चीज़ें ऐसे ही कवर नहीं हो जाती, रेगुलर बने होना होता है सीखने के लिए। छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे 1 नवंबर का ही समय था 2000 में, जब यह मध्य प्रदेश से अलग होकर के राज्य बना था। वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। जानते हैं वीगन्स कौन होते हैं? वीगन्स होते हैं जो कि भैंस का जो दूध होता है ना उससे भी बनी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि उनका होता है कि किसी भी चीज़ में मांस मीट जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वीगन्स होते हैं मतलब प्योर शाकाहारी कह सकते हैं आप इन्हें एकदम। चले, ऑल सेंट डे यानी कि सभी संतों के लिए दिवस। पौंडीचेरी मर्जर डे इन इंडिया, पौंडीचेरी जो कि है भारत में मर्ज हुआ था, है ना। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश फाउंडेशन डे भी यहाँ पर मनाया जाता है 1 नवंबर को ही। कर्नाटक फाउंडेशन डे जो कि 1 नवंबर 1956 में भारत का राज्य बना था। केरल भी 1 नवंबर 1956 में यहाँ पर मतलब राज्य के रूप में गठन हुआ था। मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे मनाया जाता है, पंजाब फाउंडेशन डे एंड हरियाणा फाउंडेशन डे, ये सभी के सभी फाउंडेशन डे मनाए जाते हैं इन राज्यों के। एंड इम्पोर्टेंट डेज भी मैं आप लोगों को वर्ल्ड वीगन डे एंड ऑल सेंट्स डे के रूप में बता चुकी हूँ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा फाउंडेशन डे। बात कर लेते हैं आज के हिस्ट्री के पॉइंट की। चलिए, 1 नवंबर 1918 में वेस्टर्न यूक्रेन सेपरेट्स फ्रॉम द ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, जो कि पश्चिमी यूक्रेन है यह ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग हो गया था। और ये जो यूक्रेन है ना, ये भी जो कि यहाँ पर सोवियत संघ से क्रांति हुई थी, जो तजाकिस्तान ये सभी देश है, छोटे छोटे देश ये उससे अलग हुए थे, ये कुछ 1990s की बात है। तो यूक्रेन भी यूएसएसआर से ही अलग होकर के यहाँ पर बना हुआ है। यूएसएसआर का जो मेन पार्ट है यह रशिया के नाम से जाना जाता है, अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956, इस दिन की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राज्य जो कि केरल है यह आंध्र प्रदेश और मैसूर औपचारिक रूप से राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत में बनाए गए थे। कन्याकुमारी जिला केरल से तमिलनाडु से जुड़ गया था। एंड कन्याकुमारी जो है जिसे कि कैप ऑफ गुड इन इंडिया में जाना जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में है, सो भारत का कन्याकुमारी में है। तो ये भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें ना सबसे कुछ लोग सोचते हैं कि केरल राज्य भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ तक तमिलनाडु का ही एरिया आता है, और तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला जो है यह सबसे सदर्न में है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है। द नेक्स्ट है यहाँ पर कि भाई 1 नवंबर को हम देख चुके हैं छत्तीसगढ़ का आधारिक तौर पर भारत के 26वें राज्य के रूप में फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको ये कमेंट करके यहाँ पे बताना है होमवर्क में कि 2000 में कुछ और स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि उत्तराखंड है, क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड है, आपके उत्तराखंड है, ठीक है। और कौन सा है? झारखंड है, ठीक है। तो आपको इनकी डेट बतानी है कि भाई किस डेट को, नवंबर में ही इनका हुआ है फॉर्मेशन, तो किन से सेपरेट होकर के इनका फॉर्मेशन हुआ, इजी सा पॉइंट है। ये आपको ऑफलाइन कमेंट करके चलिए अभी देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि उत्तराखंड राज्य की आपको डेट बताने कब इनका फॉर्मेशन हुआ है, किन राज्यों से यह सेपरेट हुए थे, ये आपको बताना है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को होमवर्क में कमेंट करके आंसर करना है, ठीक है, सभी के सभी। होप सो कि आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। बताइए एक बार जरा कमेंट्स करके चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए जल्दी से बताइए भाई, सभी के सभी कमेंट्स करके यहाँ पे। भाई सभी की सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई, बता दीजिए ज़रा। चलिए ओके, इसके साथ ही कुछ चीज़ें और आप लोग ज़रा जो कि हैं यहाँ पर याद रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर के
अनअकैडमी को यहाँ पर अनअकैडमी वेबसाइट को सर्च करके, जो कि फर्स्ट 5 क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, बैचेस, कोर्स, प्लेलिस्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, डाउट एंड सॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। जिसमें कि अगर आप यहाँ पर बैच में जाते हैं सो आपके जो कि अपकमिंग बैच है जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का ऑल इंडिया रैंकर बैच, आप जुड़ सकते हैं। लक्ष्य फाउंडेशन बैच आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। रफ्तार बैच फॉर दी ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए जो कि आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए यहाँ पर आपका रहेगा। तो आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं विद मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में, और इसके लिए आप लोग मेरे कोड को यूज़ कीजिएगा जो कि है SOTY, यह मेरा कोड है। मेरे कोड को यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में अपने बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही भाई एक चीज़ और याद रखिएगा, PDF के लिए मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको काफ़ी बार स्कैनर दे चुकी हूँ, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, कल की PDF भी वहाँ पे आप लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। बाकी अपनी क्लास में आप किसी भी मेरी क्लास में जा सकते हैं, अभी जो लाइव क्लास चल रही है इसमें भी आप मुझे यहाँ पे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं जो कि है फॉलो सोनम त्यागी ऑन अनअकैडमी, एंड इस लिंक पर क्लिक करके आप सभी मेरी स्पेशल क्लासेस से भी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। अभी 4 से 6 के बीच में 4 से 6 नवंबर के बीच में स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कि कंप्लीट ज्योग्राफी का रिवीजन लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए, एंड कंप्लीट यहाँ पे हिस्ट्री का रिवीजन लेकर के आ रही हूँ, साथ ही 2022 के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन लेकर के आ रही हूँ। तो ये 3 दिन मेरी डेली 8 PM क्लास होती है, आज नहीं होगी, 2 नवंबर को आपकी रहेगी 8 PM। तो आप मेरे साथ रेगुलर यहाँ पर जुड़ सकते हैं इस लिंक से फॉलो करके, ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, एंड कल टाइम से डेली 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे जुड़ जाइएगा। आप सभी के लिए मेरी 11 AM भी क्लास होती है जिसमें कि हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, तो आप सभी मॉक टेस्ट से भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए सो भाई फिर, अच्छा ओके, PDF के लिए स्कैनर भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ये है PDF के लिए स्कैनर, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आपको मिल जाएंगी यहाँ पर PDF। चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल सुबह 7 बजे अपनी क्लास में। सो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग किसी स्पेशल करंट के इवेंट पर, स्पेशल करंट अफेयर पर कोई इवेंट करें, तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि मैम इस पर इवेंट कर लीजिए, तो मैं आपके लिए स्पेशल 7 PM की 7:45 PM स्पेशल सेशन लेकर के आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।